नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अक्ल की करामात पार्ट 2। ये है अक्ल की करामात की दूसरी कहानी, काजल की कोठरी। कहानीकार राजा, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक आर्ट, संपादक मनीष चंद्रगुप्त। यह कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से मगध का सम्राट बन चुका था। मगध के समीप एक छोटी सी रियासत का राजा बलवान सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। चंद्रगुप्त मौर्य को एक मामूली सैनिक से मगध सम्राट बनते उसने देखा था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार और संपूर्ण भारत तथा निकटवर्ती राज्यों में उसके बढ़ते हुए दबदबे के पीछे जिस महामंत्री का सर्वाधिक योगदान था वह थे आचार्य चाणक्य। राजनीति व कूटनीति के प्रकांड पंडित, चंद्रगुप्त के गुरु। बलवान सिंह की धारणा थी कि चंद्रगुप्त को भारत सम्राट बनाने में सिर्फ आचार्य चाणक्य का ही हाथ है। एक दिन बलवान सिंह चाणक्य की कुटिया में पहुंचा। जय हो गुरुदेव, परम पराक्रमी बलवान सिंह की चरण वंदना स्वीकार करें। आयुष्मान भव। परम पराक्रमी, कैसे शुभ आगमन हुआ। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। वत्स, तुम तो परम पराक्रमी हो, तुम्हें मेरा ही क्यों, किसी का भी शिष्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर मेरा एक ही शिष्य 1000 शिष्यों पर भारी है। मुझे किसी अन्य को शिष्य बनाने का कोई चाव नहीं है। यह आप मेरा अपमान कर रहे हैं गुरुदेव। मैं वीरता में चंद्रगुप्त से कम नहीं हूँ। चंद्रगुप्त साम्राज्य विस्तार के लिए 2 माह से राजधानी से बाहर है, अन्यथा मैं सिद्ध कर देता कि उसके गुणों की तुम बराबरी नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना लें तो मैं सम्राट चंद्रगुप्त से कहीं अधिक योग्य हूँ। किंतु मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता। तो फिर मैं भी यहाँ से टलने वाला नहीं हूँ। यहीं आपकी कुटिया की ड्योढ़ी पर सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, किंतु ऐसा करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। उठो बलवान सिंह और सुनो, तुम्हारे स्थान पर चंद्रगुप्त होता तो वह कभी सिर पटक कर मरने की बात कहता ही नहीं। वह हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरे द्वारा मार्गदर्शन न मिलने पर वह अपना रास्ता खुद ही चुन लेता। किंतु मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। मुझे आप ही रास्ता दिखाइए। मैं चंद्रगुप्त की तरह महान बनना चाहता हूँ। तो सम्राट चंद्रगुप्त के गुणों से प्रेरणा लो। मेरा शिष्य बनकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चंद्रगुप्त ने यदि तुम्हारी तरह सिर पटक पटक कर जान देने की बात कही होती तो वह गुरु आज्ञा मानकर मेरे कहने के साथ ही ड्योढ़ी पर सिर पटक पटक कर जान दे देता। मुझसे भूल हुई, जो मैं जोश में ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे बोल गया। किंतु यह भूल क्षमा कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए गुरुदेव। मैं महान बनना चाहता हूँ, चंद्रगुप्त से बढ़कर। उठो बलवान सिंह, मेरे पैर छोड़ो। नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार न कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम कल आना, मैं तब तुमसे बात करूंगा। समझा बुझाकर आचार्य चाणक्य ने बलवान सिंह को विदा कर दिया। अगले दिन बलवान सिंह आचार्य चाणक्य की कुटिया में पहुंचा तो चाणक्य वहां न थे। उसके बाद लगातार 7 दिन तक बलवान सिंह ने चाणक्य की कुटिया के चक्कर लगाए, किंतु 8वें दिन ही उसकी मुलाकात चाणक्य से हो पाई। आप तो बड़े छली हैं गुरुदेव, झूठ मूठ मुझसे अगले दिन आने को कहकर खुद गायब हो गए। मैं रोज यहाँ आ आकर परेशान होता रहा। ओहो, बहुत परेशानी हुई तुम्हें। खैर ऐसा करो, कल आना, कल मैं जरूर मिलूंगा। नहीं नहीं, अब मैं कल पर टलने वाला नहीं हूँ। अब तो आपको मुझे अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। इस व्यक्ति में विनम्रता एवं शिष्टता लेश मात्र भी नहीं है। अच्छा, तुम बहुत जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम नदी किनारे जमीन के अंदर एक कोठरी बनवाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। बलवान सिंह ने उसी दिन से नदी किनारे एक भूमिगत कोठरी बनवानी शुरू करवा दी। दिन रात काम करवाकर बलवान सिंह ने कुछ ही दिनों में जमीन के अंदर एक शानदार कोठरी तैयार करवा दी। वाह, कोठरी तैयार हो गई। अब चलता हूँ गुरुदेव के पास। कोठरी देखकर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे और निसंदेह मुझे अपना शिष्य बना लेंगे। बलवान सिंह चाणक्य के यहाँ पहुंचा। जय हो गुरुदेव, मैंने दिन रात काम करवाकर जमीन के अंदर शानदार कोठरी नदी के किनारे तैयार करवा दी है। चंद्रगुप्त जैसा शिष्ट व मृदुभाषी नहीं है यह मेरा शिष्य होने योग्य नहीं। चंद्रगुप्त ऐसे में यही कहता
कि गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मजदूरों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके कोठरी तैयार कर दी है। खैर, इसे अब और कठिन कार्य सौंपता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अब तुम उस कोठरी को काजल से भरवा दो। काजल से? हाँ, और कोठरी को काजल से कैसे भरवाना है यह तुम्हें स्वयं ही सोचना है। जो आज्ञा गुरुदेव। चंद्रगुप्त मुझसे यह निरर्थक आदेश पाकर मुझसे विनम्रतापूर्वक इस आज्ञा का कारण अवश्य पूछता। कोठरी में भरवाने लायक काजल तैयार करवाने के लिए बलवान सिंह ने अपनी रियासत के कोषागार से खूब धन लुटाया। अन्नदाता, यह लीजिए, मैंने दिन रात मेहनत करके 2.5 सेर काजल तैयार किया है। मैंने 1.5 सेर और मैंने 4 सेर। मेरे अलावा कभी किसी ने इतनी मात्रा में काजल नहीं खरीदा होगा। रियासत के हर व्यक्ति को घर में काजल बनाने का आदेश न दिया होता तो कभी मैं कोठरी भर पाने लायक काजल इकट्ठा नहीं कर पाता। और फिर बलवान सिंह ने नदी के किनारे जमीन के अंदर बनवाई कोठरी काजल से भरवा दी। मालिक, कोठरी काजल से भर गई है। यह लो मजदूरी, तुम सब आपस में बांट लो। अगले दिन वह फिर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। जय हो गुरुदेव, कोठरी को पूरी तरह काजल से भरवा दिया है। उफ, यह निरर्थक कार्य भी क्या इसने सचमुच पूरा कर दिया है? पता करना चाहिए। चाणक्य बलवान सिंह के साथ नदी के किनारे पहुंचा। ओह, इसने तो सचमुच ही कोठरी काजल से भरवा दी है। अपनी रियासत का कोषागार इसने इस निरर्थक कार्य में ही खाली कर दिया होगा। यह मूर्ख कदापि मेरा शिष्य बनने लायक नहीं है, किंतु अब इसे अपना शिष्य बनाने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, अब तो आपको मुझे अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ बलवान सिंह, मगर पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न का उत्तर? हाँ, अगर तुम्हारी यह सेवक, क्या नाम है इनका? इसका शामू और यह है हरिया। हाँ, तो तुम्हारे यह दोनों सेवक शामू व हरिया अगर लड़ते लड़ते काजल की कोठरी में जा गिरे तो? मैं इन दोनों की टांगे तोड़ दूंगा गुरुदेव। लड़कर तो देखें ये दोनों, फिर बिना किसी बात के यह लड़ेंगे ही क्यों? हम दोनों तो सगे भाई हैं मालिक, भाइयों में भला कैसी लड़ाई? हम क्यों लड़ेंगे? क्यों शामू? और क्या भैया, बचपन से आज तक कभी हम में लड़ाई हुई है क्या? मानता हूँ यह नहीं लड़ेंगे, मगर कल्पना करो कि यह दोनों लड़ते लड़ते काजल की कोठरी में काजल के ढेर पर जा गिरे। फिर जब दोनों काजल की कोठरी से बाहर आते हैं तो शामू का सारा बदन काजल से काला हो, जबकि हरिया का बदन बिल्कुल साफ। सामने ही नदी है जिसमें दोनों नहा सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है बलवान सिंह कि नदी में शामू व हरिया में से कौन पहले नहाएगा? हा, यह भी कोई प्रश्न है गुरुदेव? भला साफ सुथरा हरिया क्यों नहाने लगा? काजल की कोठरी में जाकर काला हो गया शामू ही नदी में छलांग लगाएगा? गलत, तुम्हारा उत्तर गलत है बलवान सिंह। पहले नदी में छलांग हरिया ही लगाएगा। क्या? मगर वह क्यों? क्योंकि काजल की कोठरी से निकलकर शामू हरिया को देखेगा और हरिया शामू को। शामू हरिया को साफ सुथरा देखकर भ्रम में पड़ जाएगा कि वह भी साफ सुथरा है, जबकि हरिया शामू का काला बदन देखकर यही सोचेगा कि काजल की कोठरी में गिरकर वह भी काला हो गया है, और बदन की कालिक छुड़ाने के ख्याल से हरिया ही नदी में पहले छलांग लगाएगा। उफ, इतनी जरा सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मगर गुरुदेव, सिर्फ एक इसी प्रश्न का गलत उत्तर हो जाने पर आप मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार नहीं कर सकते। मुझसे कोई अन्य प्रश्न कीजिए गुरुदेव। ठीक है, कल तुम मेरी कुटिया में आना, अपने इन्हीं दोनों नौकरों को ऐसे ही साथ लिए। दूसरा प्रश्न मैं कल ही पूछूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन। जय हो गुरुदेव। बलवान सिंह हाजिर है। आज मैं बादाम की ठंडाई पीकर आ रहा हूँ। दिमाग में तरावट है। आज मैं आपके प्रश्न का सही सही उत्तर देने में अवश्य कामयाब होऊंगा। ठीक है, आज मैं तुमसे दूसरा प्रश्न करता हूँ। तुम्हारे यह दोनों नौकर शामू व हरिया लड़ते हुए काजल की कोठरी में काजल के ढेर में जा गिरते हैं बलवान सिंह। बाहर आने पर शामू का बदन काजल की कालिक से काला हो चुका होता है, जबकि हरिया का बदन साफ सुथरा होता है। यह तो वही प्रश्न है गुरुदेव। नहीं बलवान सिंह, यह दूसरा प्रश्न है। हाँ, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है गुरुदेव। यह तो वही प्रश्न है। क्यों शामू हरिया, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ मालिक। नहीं, तुम्हें भ्रम हो रहा है। यह दूसरा प्रश्न है। अब तुम्हें उत्तर यह देना है कि शामू व हरिया में से कौन पहले नहाएगा। हाँ, हरिया ही नहाएगा गुरुदेव। गलत, पहले शामू ही नहाएगा। क्या?
मगर वह कैसे? काजल की कोठरी से बाहर आकर शामू हरिया को देखेगा और हरिया शामू को। शामू हरिया को देखकर चकित होगा कि काजल की कोठरी में काजल के ढेर पर गिरकर भी हरिया कैसा साफ सुथरा है। इसी आश्चर्य में डूबा वह स्वयं को भी देखेगा, यह सोचकर कि क्या मैं भी इसकी तरह साफ सुथरा हूँ। यही हाल हरिया का भी होगा। हरिया शामू को देख सोचेगा कि मैं भी काला हो गया हूँ, किंतु यही सोचकर जब वह स्वयं पर नजर डालेगा अथवा नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखेगा तो वह यही सोचेगा कि अरे मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, मुझे नहाने की क्या ज़रूरत है। उफ, मगर गुरुदेव कल के प्रश्न का उत्तर कल सही था, किंतु आज वही प्रश्न दोबारा पूछे जाने से तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि आज का उत्तर कल वाला नहीं होगा, आज का उत्तर आज सही है। परंतु मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा बलवान सिंह, कल तुम राज दरबार में आना। राज दरबार में? हाँ, कल मैं तुमसे नया प्रश्न पूछूंगा। यदि कल तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर देने में सफल रहे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य ही नहीं, संभवतः भारत का सम्राट भी बना दूंगा। किंतु कल तुम बादाम की ठंडाई जरा ठीक से पी कर आना, ताकि दिमाग में अच्छी तरह तरावट रहे, क्योंकि कल तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो शायद तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाए। उफ! आचार्य चाणक्य की कुटिया से प्रस्थान करते हुए बलवान सिंह सोच रहा था। उफ! मैं सोच रहा था कि गुरुदेव की याददाश्त खराब है, किंतु गुरुदेव के प्रश्न व उत्तर ने बुरी तरह उलझा कर रख दिया मुझे। कल गुरुदेव ने कहा था हरिया पहले नहाएगा, आज कहा है शामू पहले नहाएगा। अब इस प्रश्न के दोनों उत्तर तो हो गए। कल गुरुदेव निश्चय ही नया प्रश्न पूछेंगे, किंतु वह प्रश्न क्या होगा? वह रात बलवान सिंह ने बड़ी बेचैनी की अवस्था में काटी। रात भर सो भी नहीं सका वह। क्या पूछेंगे गुरुदेव? मैं उनके प्रश्न का उत्तर न दे सका तो मेरा सिर धड़ से अलग भी करवाया जा सकता है। उफ! किस मूर्खतापूर्ण घड़ी में आचार्य चाणक्य का शिष्य बनने का विचार मेरे दिल में आया। अगले दिन जब बलवान सिंह राज दरबार में पहुंचा तो राज सिंहासन पर सम्राट चंद्रगुप्त विराजमान थे। महाराज की जय हो। आओ बलवान सिंह, कैसे हो? कैसे आगमन हुआ? तभी राज दरबार में आचार्य चाणक्य ने प्रवेश किया। यह मुझसे मिलने आया है मौर्य सम्राट, किंतु तुम कब आए? आचार्य को देखते ही चंद्रगुप्त सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ आचार्य चाणक्य के चरण स्पर्श करते हुए बोला, रात ही लौटा हूँ गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से हर और मौर्य साम्राज्य की विजय ध्वजा फहराने में हमारी सेना को सफलता प्राप्त हुई है। आयुष्मान भव। महामंत्री चाणक्य ने अपना आसन ग्रहण किया और फिर, कैसे हो बलवान सिंह? रात आराम से तो गुजरी? जी गुरुदेव। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों की लाली बता रही है, तुम ठीक से सो भी नहीं पाए हो। जी गुरुदेव, जी नहीं गुरुदेव। घबराओ मत, यदि घबराओगे तो तुम उस प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ गुरुदेव, आप प्रश्न कीजिए। तो सुनो, तुम्हारे यह नौकर शामू व हरिया लड़ते झगड़ते तुम्हारी काजल की कोठरी में जा गिरते हैं। जब वह बाहर निकलते हैं तो शामू काजल से सनकर काला हो रहा था, जबकि हरिया बिल्कुल साफ सुथरा था। मगर गुरुदेव, यह तो... बीच में मत बोलो बलवान सिंह, प्रश्न सुनो और सुनकर ध्यान से सोच समझकर उत्तर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। उफ, आज भी वही प्रश्न। आचार्य चाणक्य ने आगे कहना शुरू किया। शामू काला हो रहा था, जबकि हरिया साफ सुथरा था। निकट ही बहती नदी में नहाने के लिए दोनों में से कौन पहले छलांग लगाएगा? शामू। नहीं, हरिया। नहीं, शामू ही नहाएगा। नहीं, हरिया ही नदी में पहले नहाएगा। तुम पिछले दोनों उत्तर दोहरा रहे हो बलवान सिंह, और अच्छी तरह सोचकर बताओ दोनों में से कौन पहले नदी में नहाएगा। बलवान सिंह बुरी तरह उलझ गया। उसकी समझ में न आया कि आज पहले दिन वाले उत्तर को दोहराए या दूसरे दिन वाले को। शामू। हरिया। नहीं, शामू ही नहाएगा। नहीं, हरिया ही नहाएगा। उफ! आखिरकार दोनों में से कौन सा उत्तर सही है, यह फैसला करने में असफल हो हार कर बलवान सिंह ने कहा, यह सवाल बड़ा उलझाने वाला है गुरुदेव। मैं तो क्या, सम्राट चंद्रगुप्त भी इसका उत्तर नहीं दे सकते। बलवान सिंह की धृष्टतापूर्ण बात पर आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और उन्होंने मुड़कर सम्राट चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, क्यों मौर्य सम्राट, क्या यह बलवान सिंह सही कह रहा है? मेरी अज्ञानता व धृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, किंतु संभवतः बलवान सिंह का कहना सही है। दोनों में से कौन पहले नहाएगा यह मैं नहीं बता सकता।
क्या? ही। किंतु आप नाराज न हो तो मैं यह कहूँगा कि आपका सवाल ही गलत है। वह कैसे? यह कैसे संभव है गुरुदेव कि दो व्यक्ति लड़ते झगड़ते काजल की कोठरी में काजल के ढेर पर गिरें और उनमें एक तो बिल्कुल काला हो जाए और एक के बदन पर काजल का कोई दाग भी ना लगे। एक कहावत है गुरुदेव, काजल की कोठरी में कैसा ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी पे लागी जाए। अतः जहाँ तक मैं समझता हूँ, काजल की कोठरी में काजल के ढेर पर गिरकर दोनों ही व्यक्ति काले हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए पहले या पीछे नहाएंगे तो दोनों ही, जो भी पहले नदी पर पहुंच जाएगा वही नहाएगा। शाबाश मौर्य सम्राट, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वास्तव में मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर तो यही है कि यह प्रश्न ही गलत है। बलवान सिंह गलत उत्तरों को ही सही समझता रहा। यह मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं है। अतः तुम सैनिकों को आज्ञा दो, इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। इसने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है। नहीं! दौड़कर बलवान सिंह सम्राट चंद्रगुप्त के कदमों से लिपट गया और रोने लगा। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मैं अज्ञानी मूर्खतावश आपकी बराबरी करने का स्वप्न संजो बैठा था, जबकि मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। उठो बलवान सिंह, और अपनी धृष्टता की क्षमा मांगनी ही है तो आचार्य चाणक्य से मांगो। उनका आदेश तो मैं ठुकरा नहीं सकता, किंतु तुम्हें प्राण दान देने की आचार्य से प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ। बलवान सिंह उठा और निकट ही सिंहासन पर बैठे आचार्य चाणक्य के कदमों से लिपट गया। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा घमंड चूर चूर हो गया है, मुझे प्राण दान दीजिए। बलवान सिंह, तुम मेरा शिष्य बनना चाहते थे। निसंदेह तुम्हारे दिल में मेरे लिए अगाध श्रद्धा है। इस श्रद्धा का पुरस्कार तुम्हें मृत्युदंड के रूप में नहीं मिलेगा। हम तुम्हें अभय दान देते हैं। उठो और सुनो। ईर्ष्या, देश, काम, क्रोध, लोभ द्वारा शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी पतन और विनाश की खाई में गिरता चला जाता है। महान बनने के लिए महान व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बलवान सिंह को क्षमा कर दिया। आचार्य चाणक्य व सम्राट चंद्रगुप्त का गुणगान करते हुए बलवान सिंह ने वहां से प्रस्थान किया। बलवान सिंह की अक्ल ठिकाने आ गई थी। वह समझ गया था कि राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त योग्य गुरु का योग्यतम शिष्य है। पराक्रम व शौर्य में ही नहीं, दूरदर्शिता व समझदारी में भी चंद्रगुप्त किसी से कम नहीं है। आह, अब मैं समझ गया। मेरी जगह चंद्रगुप्त होता तो नदी किनारे भूमिगत कोठरी कभी नहीं बनवाता, जो कि बाढ़ आने पर पूरी तरह जलमग्न हो जाए, और कोठरी बनवा भी लेता तो उसे काजल से भरवाने के लिए अपना सारा खजाना नहीं खाली करवा लेता। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।